ऊधम सिंह नगर जिले की काशीपुर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से ट्रांसपोर्ट पर छापेमार कार्रवाई की है और भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। टीम ने नशीली दवाओं ट्रांसपोर्ट के ब्रांच हेड पवन कुमार से रिपुल चौहान के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में कर्मचारी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट की बुकिंग ब्रांच जालंधर से वत्सल मेडिकल स्टोर के नाम से 2 शिपमेंट सेफ एक्सप्रेस पर 13 दिसंबर को रिसीव हुए हैं, जो कि 18 पेटियों में आया है। पुलिस ने पेटियों की तलाश ली है, उसमें से 43,950 नशीले इंजेक्शंस बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की आंकी गई है। पुलिस ने नशीले इंजेक्शंस को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। $50 इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक के 4,000 इंजेक्शन, कुल 43,950 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में खुदरा कीमत लगभग 1,30 लाख के आसपास अनुमानित है। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए विवाद ने एक पत्रकार की जान ले ली। जाखनदून बिहार निवासी पत्रकार पंकज मिश्रा की पोस्ट से नाराज होकर पत्रकार अमित सहगल अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा। आरोप है कि घर में घुसकर पंकज मिश्रा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सीने और पेट पर लात घूंसे मारे गए। हालत बिगड़ने पर पंकज को दून अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। बस वही तू तड़ाक शुरू हुई और फिर उन्होंने भैया को खाना खाने का भी मौका नहीं दिया और मार पिटाई की। मार पिटाई करते टाइम, क्योंकि वो भैया के मित्र थे, उन्हें मालूम है कि मेरे भैया को शुगर की प्रॉब्लम थी और हार्ट का भी थोड़ा इशू था, लीवर वगैरह का, तो उन्होंने जानबूझ के उनके पेट और सीने पे मारा, जिससे कि कोई बाहरी चोट ज़्यादा ना के इंटरनल ब्लीडिंग है। इस बारे में वो एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि ये पेशेंट है, इसके सीने हाथ पे मारो, बाहर चोट नहीं आनी चाहिए। पुलिस के द्वारा तत्काल उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी गई है। उसमें जो वादी के बयान है, निरीक्षण घटनास्थल है और बाकी और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तत्काल पुलिस की एक टीम के द्वारा वो की जा रही हैं। साथ ही साथ जो घटनास्थल है उसका भी निरीक्षण हमारी जो एफएसएल और फील्ड टीम है उसके द्वारा किया गया है। वहाँ से भी जो एविडेंस कलेक्शन का काम है वो भी हमारे द्वारा इसमें कर लिया गया। देहरादून में राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को कुछ तकनीकी खामियों के चलते पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस लौटा दिया है। इस विधेयक में जबरन धर्मांतरण के मामलों में उम्र कैद तक की सजा और कड़े प्रावधान शामिल थे। लोक भवन की आपत्तियों के बाद अब राज्य सरकार विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से या फिर आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन के साथ दोबारा पारित या लागू कर सकती है। ये विधेयक 2018 के मूल कानून और 2022 के संशोधन के बाद लाया गया था, जिसे सरकार ने और सख्त बनाने के लिए पेश किया था। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33.22 करोड़ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। सीएम ने कहा कि यह योजना पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार सृजन और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। सीएम ने इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभार्थियों से संवाद भी किया और लोहाघाट चंपावत के कमल सिंह पार्थोली के साथ उन्होंने स्मार्ट लाइब्रेरी के लिए इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन लिया। यहाँ 130 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अब ई लाइब्रेरी भी बनाएंगे। सीएम ने ऊधम सिंह नगर में प्रदीप अग्रवाल, उत्तरकाशी के जसपाल से भी बातचीत कर उनका इनपुट लिया। उत्तराखंड में सरकार आज से जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 28 विभाग के न्याय पंचायत लेवल पर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। अभियान के तहत प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और विभागों से जुड़ी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने चुनाव में जाने से पहले सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं।
में सरकार ने जनता से कनेक्टिविटी का एक नया महाअभियान शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है जन जन की सरकार जन जन के द्वार। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, जिन्होंने इस अभियान की कल्पना की और जिन्होंने इसको लॉन्च किया। सर, जो आपने जन जन की सरकार जन जन का अभियान शुरू किया है न्याय पंचायत लेवल पर जाने तक का, क्या कुछ उद्देश्य सर इसके पीछे? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये अभियान मुख्यतः इसलिए चलाया जा रहा है कि आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीब जनता को, दूर दराज के रहने वाले लोगों को, माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को अपने काम करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, दूर कहीं जाना न पड़े, कोई धनराशि उनके खर्च न करनी पड़े, संसाधन न लगाने पड़े और उनके घर के पास जाकर सरकार जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राज्य की, केंद्र की, अन्य जो बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, बहुत सारी जो हमारी अनुदान की योजनाएं हैं, या बहुत सारे काम रुके हुए हैं, विकास के काम रुके हुए हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, अनेक सारे प्रमाण पत्र बनने होते हैं, तमाम जो है अन्य समीक्षाएं होती हैं, वो लोगों के घर के पास में ही हो जाएं। उनको अपने घर पर ही सारे विभाग मिल रहे हैं और 28 विभाग प्रशासन के एक साथ मिलकर इन बहुउद्देशीय शिविरों में जाएंगे, इन कैंपों में जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे। आज से एक अभियान प्रारंभ हो गया है और सभी जिलाधिकारी अपने जिले में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और कमिश्नर मॉनिटरिंग करेंगे, चीफ सेक्रेटरी करेंगे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री यहाँ से देखेंगे। मैं स्वयं भी लगातार इनसे जुड़ूंगा और प्रमुख हमारे अधिकारी भी शासन के, वो भी इन कैंपों में प्रतिभाग करेंगे। हमारे सारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपने बुधवार को एक महाअभियान का श्रीगणेश किया, जिसके तहत 28 विभागों के जो अधिकारी हैं वो 970 ग्राम पंचायतों में जाएंगे और लोगों की समस्याएं उनके घर पर, उनके द्वार पर सुनेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, देहरादून। हरिद्वार के कई ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक है। घने कोहरे के बीच 2 जंगली हाथी विशनपुर कुंडी गांव से सटे खेतों में घुस गए। हाथियों को देखकर आसपास के किसानों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक हाथी गन्ने के खेतों में चहलकदमी करते रहे। इस दौरान हाथियों ने गन्ने की फसल को चट कर दिया और खेत में घुसकर फसलों को रौंद डाला। इसके बाद ग्रामीण एकत्रित हुए और शोर शराबा कर हाथियों को भगाने का प्रयास किया। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर मनसा देवी फाटक के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी और हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों में 2 ऋषिकेश के बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी 2 की पहचान में पुलिस जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि सड़क पर आई गाय को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। देहरादून, जिसे अब तक सुकून और सेफ सिटी माना जाता था, अब यहां राह चलते लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। राजपुर रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकली 63 साल की एक महिला को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया और आरोपी फरार हो गया। हैरानी की बात यह कि सबूत हाथ में होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई अब तक शून्य पर अटकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमवार सुबह करीब 6 बजे रोज की तरह मीना गुप्ता मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। राजपुर रोड पर तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी और आरोपी मौके से भाग निकला। सूचना पर पुलिस पहुंची, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बस यहीं तक। परिवार ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, गाड़ी का नंबर और मालिक की पूरी जानकारी पुलिस को सौंपी, लेकिन कार्रवाई आज भी जीरो। परिवार का दर्द यह है कि अगर आरोपी हादसे के बाद उन्हें अस्पताल भी पहुंचा देता तो शायद आज मीना गुप्ता जिंदा होती। आज शायद वो जिंदा होती, क्योंकि जब वो मेरे घर पर लेकर आए गाड़ी में तो उसकी पल्स चल रही थी। उसने बात भी की, उसके जूते भी उतारे गए और तब उसको यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से मौके से हॉस्पिटल नजदीक, मौके से हार्डली
5 से 7 मिनट का रास्ता मॉर्निंग में, कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है। एक्सीडेंटल स्पॉट जो पंजाबी बिरादरी भवन के अपोजिट। इसमें अभी तक पुलिस ने बस रिपोर्ट लिखी है और कोई हमें अपडेट नहीं दिया कि आगे क्या कर रहे हैं। बस वो यही बोल रहे हैं कि हम अपडेट कर रहे हैं, हम किसी और केस में बिजी हैं, हम कल करना। 3 दिन निकल गए हैं, हमें कोई अपडेट नहीं मिला। यहाँ तक कि गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का काम भी हमने ही किया खुद, जो हमने पता चला। आज चौथा दिन है, गाड़ी का नंबर जबकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, गाड़ी अभी भी निवास स्थान में ही खड़ी है, उन अपराधियों के घर के आगे। उत्तराखंड में ये कोई पहला मामला नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 3 सालों में पैदल चलते वक्त 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस साल अभी तक ये आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है, जिसमें देहरादून में सबसे ज्यादा हादसे हैं। अब पुलिस सुबह के वक्त स्पेशल ड्राइव चलाने की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब सबूत सामने हो तो कार्रवाई के लिए स्पेशल टाइम का इंतजार क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोहरे का भी सीज़न है और ठंड भी अभी काफ़ी है, तो उसमें हमने विशेष अभियान अपने जितने भी समस्त हमारे रेंज में जनपद हैं उनके जनपद प्रभारी को बताया है कि अपने पूरी ड्यूटीज़ जो हैं उसको अलर्ट रखें, विशेषकर देर रात्रि के समय में और सुबह के टाइम में। देहरादून में गाड़ी तेज हो या सिस्टम सुस्त, कुचला जाता है तो सिर्फ आम आदमी। सीसीटीवी, नंबर प्लेट और नाम सब मौजूद हैं। सवाल यही है, क्या देहरादून में पैदल चलना अब सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक, लेकिन सड़क पर कदम रखते ही जिंदगी दांव पर लग जाती है। सवेरे की सैर फिटनेस नहीं, देहरादून में किस्मत का इम्तिहान ले रही है। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड को रक्षा मंत्री उत्कृष्ट लोक सेवा पुरस्कार मिला है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित डिफेंस स्टेटस डे के मौके पर देश भर में बेहतर काम करने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड्स को पुरस्कृत किया गया। इसी क्रम में कैंटोनमेंट बोर्ड लैंसडाउन में अस्पताल श्रेणी में रक्षा मंत्री उत्कृष्ट लोक सेवा पुरस्कार 2025 पहली बार हासिल कर उपलब्धि दर्ज की। ये सम्मान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्गम क्षेत्र में नागरिकों के बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लैंसडाउन कैंट को दिया है। गौरतलब है कि कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल लैंसडाउन क्षेत्र का एकमात्र इंडोर अस्पताल है जहां सामान्य उपचार के साथ आयुर्वेदिक, डेंटल, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी और एक्सरे सेवाएं उपलब्ध हैं। गरिमा बढ़ाएं। प्रदेश में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में पौड़ी में धरना प्रदर्शन किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के जंगली जानवरों के आतंक पर प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग हुई। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पहाड़ में बचे हुए लोगों की सुरक्षा कम करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। रोजाना जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं जो है वो सामने आ रही है, लेकिन सरकार के पास ना तो कोई ठोस नीति है और ना ही प्रभावी कार्य योजना। जिस प्रकार से जंगली जानवरों के द्वारा आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, प्रदेश के आम लोग भारी नुकसान झेल रहे हैं और सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार अपने उस मकसद में ही सिर्फ लगी है जिस मकसद के लिए वो लोग जानते हैं कि वो चुने गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को साधने में लगे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिथौरागढ़ में अब अस्कोट सेंचुरी को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। वन विभाग इसे जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क की तर्ज पर बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये योजना अमल में आती है तो रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 600 वर्ग किलोमीटर में फैली अस्कोट सेंचुरी भले ही 1986 में अस्तित्व में आई हो, लेकिन इसे वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कवायद अब शुरू हो रही है। वन विभाग ने अस्कोट सेंचुरी को जिम कॉर्बेट और राजाजी की तर्ज पर विकसित करने का 10 साल का मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। ये प्लान मंजूरी के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ को भेजा जा रहा है। हरी झंडी मिलते ही काम शुरू होगा। मैनेजमेंट प्लान कैसे बनना है तो हम लोग ने तैयार किया है। अब इसको हम लोग शीघ्र ही जो है इसके अनुमोदन के लिए इसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को प्रेषित करेंगे और एक बार ये प्लान अनुमोदित हो जाता है
उसके बाद हम उस प्लान के तहत जो 10 वर्ष में अन्य बहुत सारी गतिविधियां इसमें प्लान कर सकते हैं। इसमें आपकी इको टूरिज्म की गतिविधियां हैं। करीब 600 वर्ग किलोमीटर में फैली अस्कोट सेंचुरी में 250 से ज्यादा दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कस्तूरी हिरन, स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, मोनाल और बर्किंग डियर शामिल है। यहाँ से पंचाचूली की चोटियों का नजारा भी दिखता है। नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। इको टूरिज्म बढ़ने से गाँव में रोजगार भी बढ़ेगा। सेंचुरी एरिया में होम स्टे, टूरिस्ट गाइड, स्नो स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। कैसे होगी, इसमें हम कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, जो उसके आसपास के गांव हैं वहाँ पे उनको हम कैसे इको डेवलपमेंट कमेटी बना के वहाँ पे उनको हम ट्रैकिंग की सुविधाएं हैं या आपके इको पर्यटन की और जो स्कीम्स हैं उनमें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग ने काफी एडवांस स्टेज में ये प्लान तैयार कर लिया है। अस्कोट सेंचुरी का इलाका 22,000 फीट की ऊंचाई तक फैला है। ऐसे में अगर ये एरिया पर्यटकों के लिए खुलता है तो देश दुनिया के सैलानियों को नया पर्यटन स्थल मिलेगा और बॉर्डर इलाकों में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 और 21 दिसंबर को प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है और प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा बना रहेगा। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जाहिर की है। मैदानी वाले जो जिले हैं, खासतौर से उधम सिंह नगर और हरिद्वार और बाकी पौड़ी और देहरादून के जो प्लेन वाले इलाके, वहाँ पे डेंस से वेरी डेंस फॉग, गहरे से बहुत गहरे जो है वैसे घना कोहरा होने का उम्मीद है। तो अगले 3 से 4 दिन में ये उम्मीद है। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो हालांकि वो भी बहुत जो है फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उसमें हमारे को जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश होने का चांसेस है और जो 3500 मीटर से ऊपर वाले हाइट वाले इलाके वहाँ पे बर्फबारी का चांसेस है बहुत। रामनगर के ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल गाड़ियों के मालिक इन दिनों खासे परेशान हैं। वजह है हर साल होने वाली गाड़ियों की फिटनेस प्रक्रिया का ठप पड़ जाना। रिपोर्ट में देखिए। रामनगर में ARTO का ऑफिस तो है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ फिटनेस का काम बंद है। नतीजा, गाड़ी मालिकों को हल्द्वानी जाना पड़ रहा है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। खनन में लगी गाड़ियाँ, निजी बसें, टैक्सियाँ और कॉर्बेट में चलने वाली जिप्सियाँ, सबकी फिटनेस हर साल जरूरी होती है। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमावर्ती गाड़ियाँ भी यहीं रजिस्टर्ड हैं। अब उन्हें भी हल्द्वानी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। सारी गाड़ियां फिटनेस में हल्द्वानी से आगे जा रही हैं, जिसमें कि समय की बर्बादी अलग है, खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है, जबकि खर्चा यहाँ पे बहुत कम था, वहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि अतिशीघ्र यहाँ पे फिटनेस का प्रावधान हो, जो कि पहले था जैसे वैसा ही हम यहाँ पे चाह रहे हैं। ARTO का कहना है कि वो समस्या से वाकिफ है। रामनगर में ATS सेंटर नहीं बना है। उन्होंने सरकार से मैनुअल फिटनेस शुरू करने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। हमारे जो जॉइंट कमिश्नर साहब हैं और एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे बहाल किया जाए मैनुअल टेस्टिंग, जब तक कि ATS सेंटर नहीं बन जाता है रामनगर के अंदर। बट अभी की स्थिति के अनुसार तो अभी नहीं, मतलब कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, बट हम उसके लिए कंटिन्यूस ट्राई। कॉमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस के लिए गाड़ी मालिकों को भटकना पड़ रहा है। सरकार को ATS सेंटर बनने तक मैनुअल फिटनेस की अनुमति देनी चाहिए, ताकि गाड़ी मालिकों को राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में पहली बार माल्टा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की महिला स्वयं सहायता समूहों और किसान शामिल हुए। इस अवसर पर स्थानीय उत्पाद माल्टा, नींबू, संतरा, मूली, कीवी और प्रदर्शनी इनकी लगाई गई। वहीं महिलाओं द्वारा तैयार की गई पहाड़ी खटाई और नमक के स्वाद की खास रौनक भी रही है। कालीन समय में हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है
क्योंकि 1200 मीटर से 1600 मीटर वाला जो हाइट है वो माल्टा के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कीवी के लिए भी जैसे बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे माल्टा का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और इसलिए आज हमने माल्टा महोत्सव के रूप में यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में ही बहुत सारे किसानों को ऐसे बुलाया जो कि माल्टा का उत्पादन कर रहे हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी की 14 बाइक बरामद की गई। आरोपी लंबे समय से बाइक चोरी में लगे हुए थे। अल्मोड़ा के बेस और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली का आरोप लोगों ने लगाया। साथ ही गांधी पार्क में सेवा दुरुस्त करने के लिए भी धरना दिया गया। मनरेगा में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाया। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मनरेगा का नाम बदलने पर अपना विरोध जताया। नैनीताल में खाद्य विभाग ने मीट दुकानों में छापेमारी की। खुले में मीट बेचने पर 7 दुकानदारों के चालान काटे और नोटिस दिए गए। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि खेल मैदान की जमीन का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग इसे अगस्त्य मुनि महाराज के नाम की जमीन बताकर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। विकास नगर के कुल्हाल का पीठ बाजार के दुकानदारों से शुल्क वसूली के सवाल उठ रहे हैं। दुकानदारों ने हर हफ्ते शुल्क वसूले जाने का आरोप लगाया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पिथौरागढ़ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही लगाए गए कई विभागों का स्टॉल्स भी देखे। अल्मोड़ा के रेला पाली में निर्माण को लेकर नई मंजूरी मिली, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस विधायक पर रोड बनाने का श्रेय लेने का आरोप लगाया। नेशनल पेंशनर्स डे पर हल्द्वानी में बड़ी संख्या में राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी जुटे। इस दौरान पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को रखा। राजधानी देहरादून में विकास कार्यों के नाम पर सड़कें बार बार खोदी जा रही हैं। स्मार्ट सिटी, अंडरग्राउंड केबलिंग और गैस पाइपलाइन के काम बीच सड़कों की मरम्मत में अधूरे पड़े हुए हैं। नतीजा ये कि हादसे हैं, जाम और जनता परेशान है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देहरादून की ज्यादातर सड़कें इन दिनों अंडरग्राउंड केबलिंग के चलते खुदी हुई हैं। खुले गड्ढे और अधूरी भराई की वजह से रोजाना एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। यूपीसीएल का कहना है कि केबलिंग के बाद सड़कों को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी को पहले ही पूरा भुगतान किया जा चुका है। करीब 24 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं। हर मीटिंग में सड़क सुधार का मुद्दा उठाया भी जाता है और डीएम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों में समन्वय है और जब माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ मीटिंग होती है तो इसमें सारे विभाग रहते हैं और सारे विभागों को जानकारी रहती है कि किस समय में किस लाइन पे काम होगा और या किस रोड पे काम होगा, तो उनको ये जानकारी रहती है कि इस रोड का हमें दोबारा रिपेयर करना है। मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सड़कों के लिए पैसा मिलने के बावजूद पीडब्ल्यूडी वक्त पर काम नहीं कर रहा, जिसका बड़ा कारण करप्शन है, जिसकी वजह से सड़कें महीनों तक खुदी रहती हैं, बर्बाद रहती हैं और आम जनता हादसों का शिकार हो रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विकास कार्यों में वक्त लगता है, लेकिन देरी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये करते कुछ नहीं है, गिनाते ज्यादा है। यही वजह है कि आप देखिए हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कें टूटने होने की वजह से लोगों को कितना दिक्कत हो रही है। आवाजाही में 2-2 घंटे जाम में लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का जीता जागता उदाहरण है कि सड़कें जितनी बार खुदेंगी उतनी बार कमीशन आएगा, उतनी बार कट मिलेगा और उतनी बार भ्रष्टाचार होगा। ये तो एक सतत विकास की प्रक्रिया है। देहरादून शहर में बहुत बड़ा शहर हो गया, देहरादून बढ़ता जा रहा है। नई गैस पाइपलाइन पड़ रही है, सारे बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड हो रही है, उसका भी फायदा होगा। घर घर अगर हम गैस पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो ये और क्या हम कोई बुरा काम कर रहे हैं? कांग्रेस को इसमें क्या विरोध है? कागजों में सब कुछ ठीक है, पैसा भी, प्लान भी, निर्देश भी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि राजधानी की सड़कें आज भी गड्ढों में तब्दील हैं। जब तक विभाग आपसी तालमेल नहीं दिखाएंगे तब तक देहरादून की सड़कें हादसों को न्योता देती रहेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।